नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। खुशबू, नितेश, दिव्या, योगेंद्र, रश्मि, उसके बाद में डॉक्टर डीके कुमार, सुनंदा, शिवानी, प्रिया, शायना, नरेश, चंचल, शेखर, उसके बाद अनामिका, पुष्पा, सुनीता, पूजा, नितिका, उपेंद्र, लवली, रोशन कुमार, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी कल। आपको मैंने कल क्या पढ़ाया था? तो आप कहोगे मैम आपने हमें कल पढ़ाया था जहांगीर। तो आज मैं जहांगीर के बाद उसके बेटे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है शाहजहां। और हम शाहजहां के बारे में बात करेंगे, शाहजहां से संबंधित सारे फैक्ट्स को समझेंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बेटा जी जिस समय मैं आपको पढ़ाऊं आप फोकस होकर मेरी बात को सुनेंगे। बीच में मैं किसी का कमेंट लेने वाली नहीं हूं क्योंकि इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आपको शुरुआत में ही बहुत सारी बातें मैं बता देती हूँ लेकिन उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं। बेटा, सबका नाम जो है लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर और हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आज का शासक है जिसका नाम है शाहजहां। ठीक है, हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप एक हेडिंग देंगे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के बारे में हम पढ़ने वाले हैं 1628 से और 1658 तक। अब बच्चा कहेगा मैम आपने गलत लिखवा दिया, ये तो 1627 से 1658 तक बैठता है, आप 28 बता रही हैं। मैम ये तो गलत है। नहीं बच्चे, ये गलत नहीं है, अभी मैं ये बताऊंगी क्योंकि आपका क्वेश्चन मेरे से सबसे पहले ये होगा कि मैम अगर हम बात करते हैं जहांगीर की तो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। तो फिर ये 1628 क्यों माने? हम तो 1627 मानेंगे क्योंकि बेटा ये 1627 में गद्दी पर नहीं बैठता। 1627 में शाहजहां की मृत्यु के बाद इसे आंतरिक उत्तराधिकार युद्ध लड़ने पड़ते हैं। आंतरिक उत्तराधिकार युद्धों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी वो आंतरिक उत्तराधिकार युद्ध क्या थे उनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने यहाँ पे 1628 से 1658 लिखवाया है, क्यों मैंने 1627 से 1658 नहीं लिखवाया है। देखिए बच्चे, अगर आपको पता होगा तो एक मैं प्लेन स्लाइड लूंगी, इस पे नहीं लिखवाऊंगी, वो चीज मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आपने सुना था मेरे मुंह से नूर जहां। ठीक है, और एक का नाम आपने सुना था मेरे मुंह से आसफ खां। आसफ खां सुना था। ठीक है, एक आपने मेरे मुंह से नाम सुना हुआ है क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखो ताकि आपको ये पता चले। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगी आप वैसे वैसे लिखेंगे। देखो, शाहजहां, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि अगर मैं शाहजहां की बात करती हूँ तो इसका जन्म कब हुआ था? आप कहोगे 1592 में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, लाहौर में इसका जन्म हुआ था मैम। उसके बाद बेटा अगर मैं बोलूं कि इसका चाइल्डहुड नेम क्या था, बचपन का नाम, तो आप कहोगे चाइल्डहुड नेम ऑफ शाहजहां। मैम इसका होगा आंसर, हम कह सकते हैं खुर्रम। और खुर्रम को ही क्या कहा गया? खुर्रम को ही तो मैम शाहजहां कहा गया। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि इसकी माता मतलब नेम ऑफ मदर, तो आप कहोगे जगत गोसाई। जगत गोसाई या जिनको हम कह रहे हैं ब्रैकेट में लिखिएगा जोधाबाई। लेकिन ये कहाँ की जोधाबाई थी? तो आप कहोगे कि मैम ये तो मारवाड़ के शासक की जोधाबाई थी। मारवाड़ के शासक की बेटी, मारवाड़ शासक की बेटी थी ये। ठीक है, मारवाड़ शासक की बेटी जोधाबाई इसकी माँ है, या जगत गोसाई जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये इनकी माँ, ये इसकी माँ का नाम है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं कि आपका जो अगर हम बात करते हैं माता के बाद पिता, तो पिता का नाम तो पता ही है कि पिता का नाम था जहांगीर। पिता का नाम क्या है? जहांगीर। अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी जो कि मैं एक और नाम लिख लीजिए, पत्नी, पत्नी का नाम और लिख लो। तो पत्नी का मैंने आपको बताया था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया है? इसी को मैम मुमताज कहा गया है। मुमताज कहा गया है। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना।
आपको जो मैं नेक्स्ट स्लाइड मैंने ऐड की है वो क्यों ऐड की है, ताकि जो अलग की चीजें हैं मैं आपको अलग बता सकूं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं तो आपको सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताओ कि 1592 में अकबर जिंदा था कि नहीं था। जब आपका शाहजहां का जन्म हुआ है तब अकबर जिंदा था कि नहीं था। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, यस या नो, जल्दी से एक बार मुझे जानना है। और बच्चे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत फोकस होकर मेरी बात आप सुनेंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैम 1592, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1592 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि 1592 में मैम अकबर जिंदा था। और हम कह सकते हैं कि ये अकबर का लाडला था। कौन था अकबर का लाडला, तो आप कहोगे मैम शाहजहां की बात कर रहे हैं। तो शाहजहां अकबर का लाडला था क्योंकि अकबर तो उसका दादा हुआ। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। तो ये जिंदा था मैम। उसके बाद प्यारे बच्चे अकबर का लाडला था। दूसरी बात आप देखोगे कि आपको पता है कि आपका जो है 1556 से 1605, हाँ 1605 में क्या हुआ था, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1605 में मैम अकबर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर की मृत्यु के बाद ही 1605 में गद्दी पर कौन बैठा, 1605 में राजा कौन बन गया, तो आप कहोगे कि मैम शाहजहां का पिता जहांगीर राजा बना। और जब जहांगीर राजा बना तो 1606 में इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया जिसे शाहजहां ने दबाया था। खुसरो का विद्रोह हुआ था, ये बात आप अच्छे से जानते हो। जी मैम हम जानते हैं क्योंकि आपने हमें बताया था। तो जब बेटा यहाँ पे खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि खुसरो के विद्रोह के बाद ही, ध्यान से सुनिएगा, खुसरो के विद्रोह के बाद ही क्या किया गया था कि यहाँ पर जहांगीर ने खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि सबसे बड़ा तो खुसरो था, लेकिन खुसरो ने तो विद्रोह कर दिया और खुसरो को जो है किसने मरवाया, खुर्रम ने ही मरवा दिया था, पिता ने अंधा करवा दिया था। तो यहाँ पे शाहजहां ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, पहले से ही खुर्रम को कर दिया था। तो फिर मैम दिक्कत कहाँ आ रही थी, फिर उसको उत्तराधिकारी युद्ध क्यों लड़ना पड़ा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बाद इसको घोषित तो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जहांगीर के जीवन में किसकी एंट्री होती है, नूरजहां की। अब ये नूरजहां क्या बनाती है, अपना एक गुट बनाती है। और इस गुट के अंदर बेटा जी शाहजहां भी होता है। इस गुट में शाहजहां भी शामिल होता है। और शाहजहां की जो पत्नी है, मुझे जल्दी से बताओ किसकी बेटी है। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम किसकी, इसकी पत्नी किसकी बेटी है, तो इसकी पत्नी मैम बेटी है आसफ खां की। और आसफ खां कौन है, तो आप कहोगे कि मैम ये नूरजहां का भाई है। और नूरजहां की बेटी कौन थी, नूरजहां की बेटी है लाडली बेगम। लाडली बेगम है। और लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ है, तो मैम शहरयार से हुआ है। शहरयार से हुआ है। और आपने बताया था कि नूरजहां चाहती थी कि जो शासक बने वो उसकी बेटी का पति बने, यानी कि शहरयार बने। और ये बात कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बात कहीं ना कहीं कौन समझ गया था, इस बात को शाहजहां समझ गया था। और शाहजहां जब इस बात को समझा तो वो नूर जहां के गुट से अलग होने लगा। और आसफ खां क्या चाहता था कि मेरा दामाद बने, और आसफ खां का दामाद कौन है, शाहजहां है। तो ये आपका यहाँ पे नूर जहां के एक तरीके से खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन नूर जहां मैंने आपको बताया था कि बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी। तो नूर जहां ने, इसको मैं थोड़ा सा इधर करूंगी, तो नूर जहां ने क्या किया, नूर जहां ने बेटा, क्योंकि भाई नूर जहां से बहुत प्यार करता था जहांगीर, तो नूर जहां ने क्या किया, नूर जहां ने बेटा जहांगीर को भड़काया। जहांगीर को भड़काया। और जहांगीर को किसके खिलाफ भड़काया, तो आप कहोगे मैम नूर जहां को, जहांगीर को भड़काया नूर जहां ने शाहजहां के खिलाफ। और कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना, जिसका नाम शाहजहां यानी कि जो खुर्रम है, खुर्रम भी खुसरो की तरह तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेगा। वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, एक दिन वो तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। बेटा ये लिखना नहीं है मेरे बच्चे, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से उत्तराधिकार युद्ध हुआ। अगर मैं आपसे बोलती कि 1 साल उत्तराधिकार युद्ध हुआ, तो क्या आप ये नहीं पूछते मुझसे कि उत्तराधिकार युद्ध क्यों हुआ।
अब नूरजहां तो कह रही है शहरयार को राजा बनाना है, तो नूरजहां क्या कर रही है, जहांगीर को अपने फेवर में ले रही है, कह रही है तुम्हारा बेटा खुर्रम भी तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। अब जो यहाँ पर आपका जहांगीर है वो नूरजहां इसको भड़का रही है, किसके खिलाफ, तो आप कहोगे खुर्रम के खिलाफ, क्योंकि वो तो शहरयार को राजा बनाना चाहती है। तो यहाँ पे शाहजहां जो है, सॉरी, यहाँ पे जहांगीर जो है वो शाहजहां का टेस्ट लेता है, खुर्रम का टेस्ट लेने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जहांगीर आदेश देता है, और आदेश किसको देगा, तो आप कहोगे मैम आदेश देगा ये खुर्रम को। खुर्रम कौन है, खुर्रम ही तो खुर्रम ही तो शाहजहां है। तो यहाँ पे खुर्रम को आदेश दिया, और आदेश क्या दिया कि भैया तुम कंधार चले जाओ, क्योंकि कंधार में इसके समय पर विद्रोह हो रहे थे, तो इसने कंधार जाने का आदेश दिया। ठीक है, कंधार जाने का आदेश। अब जैसे ही इसने, जहांगीर ने शाहजहां को कंधार जाने का आदेश दिया, शाहजहां तुरंत समझ गया कि ये नूरजहां मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो इस शाहजहां ने कंधार जाने के लिए जहांगीर के सामने एक शर्त रख दी। इसने जहांगीर से कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे क्या देना होगा। शाहजहां ने कंधार पर जब इसे चढ़ाई का आदेश दिया, तो उसने शाहजहां से मांग की कि मुझे एक तो संपूर्ण पंजाब चाहिए, संपूर्ण पंजाब चाहिए, और उसके अलावा मुझे रोहतासगढ़ का किला चाहिए, रोहतासगढ़ का किला। इसने कहा कि ये दोनों चीज आप अगर मुझको दोगे तो ही मैं कंधार जाऊंगा। तो शाहजहां ने कहा कि नहीं भैया, ये बातें तुम्हें नहीं मिलेंगी। सॉरी, जहांगीर ने, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं रिपीट करती हूँ कि खुर्रम यानी शाहजहां ने कहा जहांगीर से कि अगर आप मुझे ये दोनों चीज दोगे तभी मैं कांधार पे चढ़ाई करने जाऊंगा, आप मुझे संपूर्ण पंजाब दो और आप मुझे रोहतासगढ़ का किला दो। तो जहांगीर बोला नहीं, ये तुमको नहीं मिलेगा। और जब इसने बोला, जहांगीर को इसने बोला शाहजहां ने कि भैया मैं तुम्हें ये सब नहीं दे सकता, तो यहाँ पे फिर शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, आप लिखोगे उसके बाद यहाँ पे शाहजहां ने किया विद्रोह, मतलब अपने ही पिता के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया कि भैया मेरे को तो चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका विद्रोह हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि ये विद्रोह कब हुआ, तो 1622 से 1623 के बीच में यहाँ पर ये विद्रोह चला। किसने विद्रोह किया, शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ मैम विद्रोह कर दिया कि मेरे को ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा मुझे आप यहाँ पे दो। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप कहोगे कि यहाँ पर हुई। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब इसने विद्रोह किया, तो आपका विद्रोह किसने किया है, शाहजहां ने। तो इस विद्रोह को किसने दबाया, मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि शाहजहां के विद्रोह को दबाया महावत खां ने। किसने दबाया, महावत खां ने। और महावत खां इस शाहजहां को पकड़कर कहां ले आया, महावत खां शाहजहां को पकड़ के जहांगीर के पास ले आया, और फिर शाहजहां को दक्षिण भेज दिया गया। शाहजहां को कहां भेज दिया, शाहजहां को दक्षिण भेज दिया गया। तो जब इसकी मौत हुई है, शाहजहां को दक्षिण भेज दिया गया। तो नूरजहां कामयाब हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये तो शाहजहां के साथ हुआ। अब अगला नंबर किसका था, महावत खां का। महावत खां ने भी तो विद्रोह किया था, जल्दी से बताओ किस किस समय किया था। महावत खां ने जहांगीर के खिलाफ कब विद्रोह किया था। इसका आंसर तो बेटा मैं आपसे ही लूंगी, क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अपने बेटे को इसने कहाँ भेज दिया, आप कहोगे मैम दक्षिण में। और जिस समय पर जहांगीर की मृत्यु हुई है, ये कहां पर है, दक्षिण में है। तो नूरजहां किसको चाह रही थी शासक बनाना, शहरयार को। और शहरयार को ही उसने यहाँ पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, शहर, अब यहाँ पे 1626 वाले बच्चे सही हैं। अब क्या हुआ फिर आगे चलकर मैम, ये जो महावत खां है, इसने भी 1626 में विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो इसने क्या कहा, इसने शाहजहां को ही किडनैप, सॉरी, जहांगीर को किडनैप कर लिया। फिर जहांगीर को नूरजहां ने बचा लिया, और ये महावत खां जाकर किससे मिल गया, ये महावत खां जो है जाकर मिल गया, किससे मिलेगा, शाहजहां से मिल गया। अब एक तो इसके फेवर में, शाहजहां के फेवर में कौन आ गया, महावत खां आ गया। और दूसरा व्यक्ति कौन है, इसका ससुर, जिसका नाम है आसफ खां। तो ये दोनों अब शाहजहां के पक्ष में आ गए। और जैसे ही ये दोनों शाहजहां के पक्ष में आए, तो शाहजहां ने ये सोच लिया कि मुझे आसानी से अब गद्दी मिल सकती है।
तो जब आपका जहांगीर की मृत्यु हुई है तो बता दो जल्दी से कि शाहजहां कहां पर है। जल्दी से बता दो कि शाहजहां कहां पर है। जब जहांगीर की मृत्यु हुई है तो मुझे बता दीजिए कि उस समय पर शाहजहां कहां पर है। जल्दी से एक बार जल्दी से बता दो मुझे, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां कहां पर था। अभी मैंने इसीलिए वो पूरी कहानी सुनाई। अगर आपको या अगर समझ आ गया है तो बेटा एक बार थम्स अप और कर देंगे। महाबत खां ने, हाँ, झेलम नदी के तट पर कश्मीर में बंधक बना के रख लिया था। नूरजहां छुड़ा के तो ले गई और महाबत खां भी भाग गया, और महाबत खां जाके मिल गया शाहजहां से। बहुत बढ़िया मैम, साउथ में है, साउथ अफ्रीका में नहीं कहेंगे, दक्षिण में कहेंगे कि साउथ में उसको पोस्टिंग दे दी है। और साउथ में वो कहां पर है तो आप कहोगे कि आप कहेंगे कि बालाघाट की जागीर दी है। साउथ में बालाघाट में था वो। अगर एग्जैक्ट आप जगह पूछोगे तो साउथ में चला गया था। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब आगे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, अर्जुमंद बानो बेगम, ये कौन है तो यही मुमताज है। अब इनके प्यारे बच्चे 14 बच्चे हुए हैं, टोटल 14 बच्चे। 14 में से 7 बच्चे जीवित थे। 7 बच्चे जीवित, अभी कहानी को अपने दिमाग में बनाकर रखना। 7 बच्चे जीवित थे, 14 बच्चे हुए थे, 7 बच्चे जीवित थे। अब 14वें बच्चे, 14वां बच्चा कौन था तो आप कहोगे 14वें बच्चे गोहन आरा। गोहन आरा को जन्म देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। भाई प्रसव पीड़ा से 14 बच्चे पैदा करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो 14 बच्चे थे और 14वीं औलाद कौन थी तो गोहन आरा। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 14 बच्चे थे, 7 बच्चे जीवित और 7 बच्चे क्या हो गए थे, मृत्यु जो है हम कह सकते हैं इनकी हो गई थी। अब प्यारे बच्चों, उन बच्चों का मैं आपको नाम लिखकर बताऊंगी कि कौन कौन से बच्चे थे। ठीक है, उन बच्चों का मैं आपको नाम लिखकर बताऊंगी कौन कौन से बच्चे थे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा जी तो एक लिखेंगे 4 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले आप लिखेंगे दारा शिकोह, जिसको शाहजहां सबसे ज्यादा प्यार करता था। और इसके बारे में आप लिखेंगे कि इसका जन्म 1615 में हुआ था और शाहजहां ने इसे पंजाब की जिम्मेदारी देकर रखी थी, पंजाब में पोस्टिंग दी थी। फिर एक था इसका बेटा शाह शुजा, जो कि आपका दूसरे नंबर का बेटा था और इसका जन्म हुआ था 1616 में, और इसको पोस्टिंग देकर रखी थी इसने बंगाल में। याद रखना ये सारी पोस्टिंग क्योंकि आगे काम आएंगी। फिर एक था यहाँ पे तीसरे नंबर पर औरंगजेब, और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था 1618 में, और इसको पोस्टिंग दी थी इसने दक्षिण भारत में। कहां पर पोस्टिंग दी थी, दक्षिण में इसको पोस्टिंग दी थी। और एक था इसका बेटा मुराद बख्श, मुराद बख्श ये आपका 1624 में। और बेटा जी ये कहां पर पोस्टेड था, आप कहोगे गुजरात में। तो ये इसके 4 बेटे थे। उसके बाद में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी, सारे बच्चों में सबसे बड़ी पुत्री का नाम था जहां आरा, और जहां आरा का जन्म हुआ था 1614 में। सबसे बड़ी औलाद यही थी। एक थी आपकी रोशन आरा 1617 में, और एक अभी मैंने आपको बताया गोहन आरा 1631 में। तो ये इसके 7 बच्चे थे गोहन आरा। अभी बताया 14वीं औलाद थी और आपको बताया भी था मैंने। ठीक है, तो ये इसके बच्चे हो गए। अब बात करते हैं कि मैम ठीक है ये तो इसका फैमिली ट्री हो गया, लेकिन अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि इसका राज्याभिषेक। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ, अब देखो राज्याभिषेक ऐसे ही नहीं हुआ। अभी मैं आपको फिर से बैक में लेके जाती हूँ। आपको मैंने बताया कि शाहजहां की, सॉरी, जहांगीर की मृत्यु हो चुकी है 1627 में, बताया था मैंने।
कि जहांगीर की मृत्यु कब होती है? 1627 में। अब जैसे ही ये बात इसको पता चलती है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ या फिर इसके आगे अगली स्लाइड जोड़ देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे आपको पता है कि जहांगीर की मृत्यु, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु, और इसकी मृत्यु कब हुई है? तो आप कहोगे मैम 1627 में हो गई थी। और जहांगीर की मृत्यु के समय समय शाहजहां कहां पर है? तो आप कहोगे कि इसकी मृत्यु के समय मैम शाहजहां जो है वो आपका दक्षिण में है। और जब ये दक्षिण में है और इसको किस किस का साथ मिला हुआ है? दो लोग इसके साथ हैं, एक तो महावत खां इसके साथ है मैम, और दूसरा आसफ खां वो भी इसी के साथ है मैम। दोनों इसी के साथ हैं। अब यहाँ पे ये आसफ खां क्या करता है कि जब तक ये दक्षिण से आगरा पहुंचता, तो इस आसफ खां ने एक, यहाँ पर आपने नाम सुना मेरे मुंह से, मुझे बताइए खुसरो किसका बेटा था? मुझे बताइए खुसरो किसका बेटा था? जल्दी से मुझे बताइए खुसरो किसका बेटा था? तो आसफ खां ने क्या किया कि यहाँ पर दाबर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया। दाबर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, दाबर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया। और यहाँ पे क्यों बिठाया? ताकि भैया यहाँ पर एक तरीके से कूटनीति चली आसफ खान ने, ताकि आकर यहाँ पे ये शाहजहां आराम से बैठ सके। और ये जो दाबर बख्श है बेटा, जिसका आप मेरे मुंह से नाम सुन रहे हो, ये खुसरो का बेटा है। खुसरो का बेटा, जो कि आपका जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। और इसको तो वैसे ही बेचारे को बिना मतलब बिठाकर और बलि का बकरा बनाया गया है। अब जहांगीर चलेगा, अब जहांगीर जब चलेगा, सॉरी, शाहजहां चलेगा दक्षिण से, और दक्षिण से जब ये आएगा तो इसको कहाँ आना है? आगरा। तो इस आगरा आने के समय पे ये कह देता है कि मेरे जितने भी उत्तराधिकारी हैं, जितने भी मेरे बगावत करने वाले हैं मेरी गद्दी के बीच में, उन सबको खत्म कर दो, उन सब के गले कटवा दो, उन सबकी गर्दन कटवा दो। और कहा जाता है कि जो दाबर बख्श था, इसको तो बेचारे को जबरदस्ती मारा गया। इसकी और दुश्मनी किससे है? एक तो शहरयार से भी तो है ना, तो शहरयार को भी ये मारता है। ठीक है, दाबर बख्श होता है, इसको भी ये मरवा देता है। मतलब जितने भी इसके भाई भतीजे जितने होते हैं, सबको बोल देता है कि सबको खत्म कर दो। तो 1 साल तक मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, कि मैं आपको बताती हूं भी कहां से लिखना है, रुक जाओ। ठीक है, तो 1 साल तक ये उत्तराधिकार युद्ध चला। और जब 1 साल तक ये उत्तराधिकार युद्ध चला तो 1658 से इसका राज्याभिषेक हो पाया। जा ये समझो आप। अब बच्चा कह रहा है लिखना क्या है, तो बेटा लिखने की स्लाइड मैंने आपको बताई है कि ये लिखने की स्लाइड है, ये लिखने की स्लाइड है। ये आपको समझाया गया है, आपकी मर्जी है, समझाया है, इसको कर देती हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में ये भी आपको समझाया है कि कैसे 1 साल लग गया यहां पर, क्योंकि उसने आंतरिक उत्तराधिकार युद्ध लड़े, जितने भी भाई भतीजे सबको इसने कटवा दिया। तो वही तो इसका बेटा भी इसके साथ करेगा, औरंगजेब। क्योंकि माँ बाप की चीजें किस में आती हैं? औलाद में। तो इसने अपने भाई भतीजों को कटवाया है, वो अपने भाइयों को मार देगा, अपने बाप को किडनैप कर लेगा, कैद में रखेगा। 8 साल कैद में रहेगा ये शाहजहां। तो शाहजहां ने ऑर्डर दे दिए सबको मरवा दो, सबको कटवा दो। ये शाहजहां जब आगरा तक पहुंचा है तो कहा जाता है कि सब खत्म हो चुके थे। तो इसीलिए 1 साल लगा। अब आ जाइए वापस। अब आप यहां लिखोगे राज्याभिषेक। राज्याभिषेक इसका कब होता है? तो आप लिखेंगे 24 फरवरी 1628, और कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 4 फरवरी भी डेट मेंशन है, लेकिन 24 फरवरी 1628 ज्यादातर आपकी दी गई है। और ये बेटा जी आगरा में हुआ था। तो इस तरीके से इसका राज्याभिषेक हुआ। अब उसके बाद में प्यारे बच्चे इसने अपनी जो राजधानी बनाई, राजधानी 1628 में आगरा, आगरा बनाई। ठीक है, और फिर राजधानी को वापस वापस 1638 में राजधानी दिल्ली बनाई। तो ये था आपका शाहजहां, और उसका पूरा फैमिली ट्री, और किस तरीके से
आपको मैं बता दूं कि ये आपका राजा बना, वो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई। और बेटा एक बार प्लीज मेरे बच्चों, मुझे चाहिए आपका रिस्पॉन्स कि क्या आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ये गद्दी पर बैठा और किस तरीके से इसने भी कत्लेआम करवाया, तो इसके बेटे ने भी करवाया। जो मैंने आपको समझाया है उसे आप लिख भी सकते हो और चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगी अगली स्लाइड पे, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो बेटा। सुनंदा कह रही है मैम आपको कैसे याद रहता है? बेटा सुनंदा, जब मैं आपकी क्लास लेती हूँ तो मैं खुद भी चीजों को पढ़ती हूँ, खुद चीजों को अच्छे से रिवाइज करती हूँ, कहाँ पे क्या डेट दे रखी है, क्या बता रखा है, वो सब मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आपकी क्लास लेती हूँ। कोई भी टीचर क्लास लेने से पहले जरूर पढ़ता है, क्योंकि अगर हम खुद पढ़ेंगे नहीं तो हम आपको कैसे समझा पाएंगे चीजों को, कैसे आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर आ गया कि मैम हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के समय विद्रोह। शाहजहां के समय विद्रोह, शाहजहां के टाइम पर विद्रोह हुए हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, शाहजहां के समय विद्रोह आप इसको पढ़ेंगे। और शाहजहां के समय पर जब विद्रोह हुए हैं, रिवॉल्ट्स एट द टाइम ऑफ शाहजहां, रिवॉल्ट एट द टाइम ऑफ शाहजहां। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिवॉल्ट ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ बुंदेलखंड, रिवॉल्ट ऑफ बुंदेलखंड। रिवॉल्ट ऑफ बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से और 1635 तक रहेगा। आप ध्यान से सुनना। आपको मैंने एक चीज बताऊंगी अभी, 1628 से 1635। अब ये जो शाहजहां है, शाहजहां एक बार क्या होता है कि अपने पिता से गुस्सा होकर भाग जाता है। मैं दोबारा बताती हूँ, शाहजहां अपने पिता जहांगीर से गुस्सा होकर एक बार भाग जाता है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं जहांगीर, सॉरी जहांगीर। जहांगीर क्या करता है, एक बार अपने पिता से गुस्सा होकर भाग जाता है, बताया था मैंने आपको कि जहांगीर चला गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि जहांगीर ने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी। अबुल फजल आपको पता है जिसने अकबरनामा लिखा था, तो जहांगीर। आप कहोगे मैम हम तो शाहजहां पढ़ रहे हैं, आप जहांगीर पे कैसे पहुंच गए? रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। तो जब जहांगीर अकबर से नाराज होकर भाग गया था, तो अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल को बोला कि भाई जाओ मेरे बेटे को मनाकर लेके आओ। और अकबर सारी चीजें क्यों झेलता था? क्योंकि एक अकेला यही था उसके पास में, जहांगीर ही था अकेला, तो वो उसकी सारी चीजें झेलता था। तो जब अबुल फजल उसे मनाने के लिए गया, किसको? तो आप कहोगे शाहजहां के पिता जहांगीर को। तो वहां पे आपको बता दूं कि यहां पर अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। और मैंने लिखवाया था कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी, जल्दी से मुझे बताओ किसने की थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसकी हत्या, जिसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, किसके कहने पर? तो आप कहोगे जहांगीर के कहने पर। बताइए जल्दी से, जल्दी से, जब तक मैं आगे लिखती हूँ। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1635, और ये आपका बेटा इसके समय का पहला विद्रोह है, पहला विद्रोह। और ये किसने किया है? तो आप कहोगे कि जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, और मैंने आपको लिखवाया हुआ है बेटा कि कौन इसको और इस, सॉरी ब्रैकेट में लिखना। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, इसका मतलब किसी बच्चे को नहीं पता। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र, वीर सिंह बुंदेला का पुत्र। और इसी वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था?
अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के कहने पर। और इस जहांगीर ने अपने दरबार में इसको एक उच्च पद प्रदान किया था, वीर सिंह बुंदेला को। तो वीर सिंह बुंदेला का ही बेटा कौन है? जुझार सिंह बुंदेला, ये भी मुगलों की सेवा में है। और यहां बुंदे इसका जो जुझार सिंह बुंदेला है, इसका भी एक पुत्र है, और उस पुत्र का नाम लिखिएगा विक्रमजीत। क्या नाम है पुत्र का? विक्रमजीत। अब आप ध्यान से सुनो कि आखिर विद्रोह क्यों होता है, जबकि ये तो मुगल दरबार में सेवा दे रहा है। अब यहाँ पे जो वीर सिंह बुंदेला था उसने तो बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन ये जुझार सिंह बुंदेला ये भी मुगल दरबार में सेवाएं दे रहा था। लेकिन इसके बारे में एक बात पता चलती है शाहजहां को। जब शाहजहां का समय है तो कौन है? जुझार सिंह बुंदेला, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो चुकी है। इसकी मृत्यु भी 1627 में ही हो जाती है, 1627 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इसका बेटा जुझार सिंह बुंदेला। अब इस पर और इसके बेटे पर यह आरोप था कि ये लोग, जैसे मान लो राजा टैक्स वसूलता था, जी हाँ मैम वसूलता था, और राजा जब टैक्स वसूलता था तो भाई एक लिमिट होती थी कि इतना जनता से लेना है, हाँ मैम, टैक्स जो है फिक्स होता था। लेकिन इन दोनों बाप बेटों ने जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया, जनता पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए, और यहाँ पर टैक्स वसूला, जनता से मनमाना टैक्स वसूला। और ये बात जैसे ही शाहजहां को पता चली, शाहजहां ने तुरंत कहा कि भाई जांच करो, इन दोनों बाप बेटों की जांच करो, इन्होंने जो भी धन कमाया है उसको देखो कि इन्होंने गलत तरीके से कमाया है क्या। और जैसे ही शाहजहां ने जांच के आदेश दिए, इस जुझार सिंह बुंदेला ने क्या कर दिया? यहाँ पे शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो किसको लेकर था? करप्शन को लेकर, करप्शन को रोकना चाहता था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब इसने विद्रोह किया, तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, आप कहोगे किसके लिए? कि मैम यहाँ पर टैक्स इसने मनमाने तरीके से वसूला था, उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे अब देखो इसका दमन किसने किया? तो पहले दमन कर दिया 1629 में महावत खां ने। महावत खां ने दमन किया, और महावत खां ने जब दमन कर दिया तो इसने क्या किया? आप लिखोगे जुझार सिंह बुंदेला ने आत्मसमर्पण कर दिया। जुझार सिंह बुंदेला, इसने कर दिया आत्मसमर्पण कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आत्मसमर्पण, अब इसने क्या किया? ये ऐसे मानने वाला थोड़ी था। अब मैम इसने क्या किया? इसने दोबारा 1635 में पुनः विद्रोह कर दिया, 1635 में पुनः विद्रोह कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये आपका 1628 से शुरू हुआ, 1629 में महावत खां ने दबाया, फिर इसने 1635 में फिर विद्रोह कर दिया। और 1635 में जब विद्रोह किया तो आपको बता दूं फिर इसका दमन किसने किया? तब दमन करने में औरंगजेब गया, तब दमन किया औरंगजेब ने। और कहा जाता है कि 1635 में ही जुझार सिंह बुंदेला और विक्रमजीत, इन दोनों बाप बेटों की हत्या आपकी कर दी गई थी गोंड आदिवासियों द्वारा। 1635 में जब औरंगजेब ने विद्रोह दबाया, तो दबाने के बाद में इनको मरना तो था ही, लेकिन औरंगजेब मारता उससे पहले आप लिख सकते हो 1635 में जुझार सिंह और उसके बेटे की हत्या, क्योंकि इन्होंने जनता पे बहुत वो किए थे ना अत्याचार, बेटे की हत्या गोंड आदिवासियों ने कर दी, गोंड आदिवासियों ने कर दी कि जाओ अब ऊपर जाकर टैक्स वसूलना। तो इस तरीके से बुंदेलखंड का विद्रोह इनकी ही मौत के साथ खत्म हो गया। हाँ बेटा, ये ओवर टैक्स लेता था, जनता पे अत्याचार करता था। ठीक है, तो ये था आपका बुंदेलखंड का विद्रोह। फिर हम आते हैं और आपके अगले विद्रोह की बात करते हैं। और अगला विद्रोह आपका कहां पर होता है? आप कहोगे 1628 से 1631 में। नेक्स्ट दूसरा विद्रोह,
1628 से, और ये चलता है 1631 तक। अब ये विद्रोह किया किसने था? अफगान सरदार खाने जहां। अफगान सरदार खाने जहां इसने किया था। और खाने जहां को एक और लिखिएगा कि इसे पीर खान भी कहते हैं। पीर खान, ठीक है। और जब इसने विद्रोह किया, विद्रोह किया, दमन किया गया, विद्रोह का दमन, और महावत खां को खाने खाना बनाया गया। यहां पर महावत खां को खाने खाना बनाया गया इसकी जगह पर, ठीक है। तो अफगान सरदार खाने जहां, तो इसकी जगह पर कौन आ गया? आप कहोगे महावत खां को बना दिया गया। और आप एक और चीज ध्यान रखना, आप सोचोगे कि महावत खां ने इसको मार दिया, नहीं, लिखिएगा 1631 में खाने जहां की हत्या, खाने जहां की हत्या माधो सिंह, खाने जहां की हत्या माधो सिंह द्वारा की गई थी। माधो सिंह द्वारा। तो ये विद्रोह भी दब गया। तीसरा आइए, तीसरा विद्रोह लिखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे एक विद्रोह हुआ था इनका, हाँ, पुर्तगाली विद्रोह। पुर्तगाली विद्रोह, देखिएगा, सुनिएगा, 1632 में, 1632 में हुगली का घेरा डालकर, हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों को हराया, ये आप ध्यान रखेंगे। आखिर मैम ऐसा क्या हुआ था जो पुर्तगालियों को इसने हराया, या पुर्तगालियों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया? तो आपको मैं बता दूं कि जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों ने यहां पर सबसे पहले तो क्या किया? कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। मतलब ईसाई बनाने की कोशिश की, जबरदस्ती लोगों को कहा कि धर्म परिवर्तन करो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे। तो शाहजहां देख रहा है कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं। उसके बाद पुर्तगालियों के जहाजों की वजह से मुगल व्यापार बंधित हुआ, मतलब प्रतिबंधित हो गया, बाधित हो गया, मुगल व्यापार कम होने लगा। तीसरी बात, इन लोगों ने क्या किया? अपनी मनमानी शुरू कर दी, अपनी मनमानी शुरू कर दी, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और ये बात जब शाहजहां को पता चली तो उसने सबसे पहले ये कहा जाता है कि जितने भी पुर्तगाली थे सब, ठीक है, उनको पहले तो खदेड़ा पकड़ के अच्छे से। और कहा जाता है कि बहुत सारे पुर्तगालियों को कटवाया। और किसको कटवाया? उन पुर्तगालियों से कहा कि अभी तक तुम क्या कर रहे थे कि ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे थे, अब तुम मुस्लिम धर्म को अपनाओ, और अगर मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाओगे तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ऐसे पुर्तगालियों को कटवा दिया इसने। मतलब पुर्तगालियों को इस हद तक यहाँ पे इसने डराया कि पुर्तगालियों को माफी मांगनी पड़ी इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1632 में हुगली पर घेरा डालकर पुर्तगालियों को इसने हराया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पुर्तगालियों को, ये कह सकते हैं, पुर्तगालियों को हराने की जगह पुर्तगालियों को दंडित किया। क्यों किया पुर्तगालियों को दंडित? क्योंकि ये लोग मैम यहाँ पर मिसयूज कर रहे थे अपने अधिकारों का। ये लोग यहाँ पर मिसयूज कर रहे थे मैम अपने अधिकारों का, ठीक है। फिर एक आपका यहाँ पे हुआ है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, और ये सिख विद्रोह जो हुआ है वो किसके समय पर हुआ है? हरगोविंद जी के समय पर। हरगोविंद जी कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम हरगोविंद जी जो हैं वो आपके छठवें गुरु थे, सिखों के छठवें गुरु थे, बताया था मैंने आपको, ठीक है। सिखों के आप कहोगे कि छठवें गुरु थे।
अब जो ये सिख विद्रोह है, अब देखो इसमें क्या हुआ था। सिख सेना का नेतृत्व, सिख सेना का नेतृत्व नेतृत्व पाइंदा खां नामक पठान ने किया था। पाइंदा नामक पठान ने। अब यहाँ पे विद्रोह का कारण क्या था? कारण, पहला कारण था बेटा जी बाज, और दूसरा कारण था, पहला कारण था बाज, अभी बताऊंगी बाज कैसे कारण हो सकता है, और दूसरा कारण था कि आपका यहाँ पे श्री गोविंदपुर नामक नगर की स्थापना को लेकर, श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर, नगर बसाने को लेकर। अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी तब और भी क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि पहला विद्रोह हुआ था, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर पहला अगर हम बात करते हैं सिख विद्रोह जो हुआ था वो आपका देखो कब हुआ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जब सिख विद्रोह हुआ है तो बाज, आपको बता दूं कि जो आपका शाहजहां है इसको शिकार खेलने का बड़ा शौक था, शिकार का बहुत शौक था। अब ये शिकार खेलने गया तो एक बाज पर इसकी नजर पड़ी, और वो जो बाज है वो उड़कर कहाँ पहुंच गया? हरगोविंद जी के पास में पहुंच गया। हरगोविंद जी ने उस बाज को पकड़ लिया। अब ये शाहजहां वहां पे पहुंच गया और शाहजहां ने कहा ये मेरा बाज है, ये मुझे चाहिए। हरगोविंद जी का नहीं, ये अब तुम्हारा बाज नहीं है, ये मेरे पास आ चुका है, ये मेरा बाज है। जैसे हम बचपन में खेलते थे, हमारी कोई बॉल चली जाती थी या हमारी कोई चीज खो जाती थी और किसी यार दोस्त को मिल जाती थी, तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे भाई हमारी चीज दे दे। तो वो क्या कहता था? पाई पाई चीज नहीं, ऐसे होता था, पाई पाई चीज, पैसा दे दे ले ले अपनी चीज। ऐसा ही होता था, ये बहुत कहा जाता था, बहुत खेलते थे इसको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि ये बाज तुम्हारा नहीं है। तो एक तो विद्रोह का ये कारण होता है पहला। फिर दूसरा, यहाँ पे गोविंदपुर नामक नगर बसाने की बात चलती है लाहौर के अंदर, लेकिन यहाँ पे शाहजहां कहता है कि नहीं ये नगर नहीं बसेगा। तो इन चीजों को लेकर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इनके बीच विद्रोह होता है। आखिर में जीत किसकी होती है? तो बेटा जी जीत जो होती है वो होती है सिखों की। सिख इनको लताड़ लताड़ के मारते हैं और बार बार यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे जब ये सिख विद्रोह हुआ तो तीन आपके यहाँ पर युद्ध हुए हैं। पहला आपका युद्ध होता है, लिखिएगा 1628 में अमृतसर। लिखिएगा सबसे पहले आपका युद्ध होता है 1628 अमृतसर। अगली स्लाइड पे लिखूंगी बेटा क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है। 1628 अमृतसर, 1631 लाहौर, लाहौर, और 1634 करतारपुर, करतारपुर के विरुद्ध युद्ध हुआ। तो ये 3 बार युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे युद्ध का कारण था। तो ये विद्रोह आपको बता दिए। अब हम लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। अहमदनगर को जीता, ये मैंने आपको लिखवाया था कि इसको अकबर के समय पूरा जीतने का प्रयास किया गया, फिर जहांगीर के समय भी किया गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से किसने जीता? तो आप कहोगे शाहजहां ने। अहमदनगर का जो अंतिम निजाम शाही था, अंतिम निजाम शाही, वो कौन था? सुल्तान हुसैन शाह। सुल्तान हुसैन शाह। सुल्तान हुसैन शाह ये अंतिम निजाम शाही शासक था और इसको कैद कर लिया गया। ठीक है, सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर लिया। कैद करके ग्वालियर के किले में रखा। ग्वालियर के किले में रखा। इसे कैद कर लिया कि भैया आप तुम हमारे पास रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि फतेह खां, फतेह खां जो कौन था? मलिक अंबर का पुत्र है।
मलिक अंबर का पुत्र। और इस फतेह खां के बारे में आप लिखोगे कि ये जिस समय पर यहाँ पर ये आपका साम्राज्य विस्तार हो रहा है, उस समय पर ये आपका कौन था? मुगल सेना नायक था। मुगल सेना नायक था अहमदनगर में। मुगल सेना नायक था अहमदनगर में। यहाँ का शासक अंतिम कौन था? आप कहोगे कि मैम सुल्तान हुसैन शाह, उसको किडनैप कर लिया। और यहाँ पे मुगल सेना नायक कौन था? फतेह खां। ठीक है, अभी युद्ध पहले लड़वा लो तुम। युद्ध की बड़ी जल्दी रहती है तुम्हें भैया, युद्ध भी लड़ेंगे, रुक तो जाओ। अभी पहले इसको अपना जीवन जी तो लेने दो, इसको कुछ विजय तो कर लेने दो। उसके बाद में बेटा एक बहुत ही फेमस अभियान है 1636 गोलकुंडा अभियान। गोलकुंडा अभियान। और यहाँ का शासक कौन है? शासक लिखिएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। मुगल अधीनता स्वीकार। मुगल अधीनता स्वीकार। मुगल अधीनता स्वीकार। कोई युद्ध नहीं हुआ क्योंकि इसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहां पर अधीनता को स्वीकार करता हूं। अब आ जाइए 1636 बीजापुर अभियान। 1636 बीजापुर अभियान। यहां पर भी अधीनता स्वीकार हो जाएगी। 1636 में बीजापुर अभियान। शासक मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह लिखिएगा अधीनता स्वीकार। अपनी मर्जी से मुगल अधीनता को इन्होंने स्वीकार किया कि भैया हम कोई विद्रोह नहीं चाहते हैं, आपकी जो भी चीजें हैं हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे दोबारा से जिसको जीता भी गोलकुंडा को, वहां पे होगा दोबारा से बीजापुर में भी और गोलकुंडा में भी। लिखिएगा 1656 में 1656 में पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण। पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण। अब क्यों किया आक्रमण? सुनो। गोलकुंडा पर आक्रमण। जब यहाँ पे गोलकुंडा के शासक ने अधीनता स्वीकार की थी तो उसके साथ कुछ संधि दी गई थी। उसके साथ कुछ संधि की गई थी और संधि ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये गोलकुंडा का शासक था, इसने उन संधियों को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ का शासक कौन है? तो आप कहोगे मैम यहाँ का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने ये कहा कि मैं तो आपको टैक्स देना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है गोलकुंडा के अंदर, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस हो गया है, जिसका नाम है मीर जुमला। ध्यान से सुनना, जिसका नाम है मीर जुमला। और ये मीर जुमला कौन था? तो ये आपका एक फारसी व्यापारी था। फारसी व्यापारी था। और इस व्यापारी ने क्या कर रखा था, क्योंकि ये काफी अमीर व्यापारी था, तो इसने अपनी खुद की सेना बना रखी थी। और ये क्या करता था कि गोलकुंडा पे इसने पूरा अधिकार कर लिया। और जो कुतुब शाह ने, मैंने आपको भी बताया था ना कि यहाँ का जो शासक है अब्दुल्ला कुतुब शाह, तो इस अब्दुल्ला कुतुब शाह को इसने टैक्स ही नहीं लेने देता था, ये इससे इसने झगड़ा कर लिया। तो फिर ये बात जब शाहजहां तक पहुंची कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है मीर जुमला, तो शाहजहां ने अपनी सेना भेजी और इसको हराया, इस मीर जुमला को। और फिर इस मीर जुमला ने क्या किया? इस मीर जुमला ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो दोबारा अभियान करने का कारण क्या था कि ट्रिटी फॉलो नहीं हो रही थी और मीर जुमला नामक एक व्यापारी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। फिर इसने क्या कर लिया? इसने मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार। और कहा जाता है कि इस मीर जुमला के पास में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, बहुत अमीर था ये, और ये भी राजा बनना चाहता था। और इस मीर जुमला ने ही क्या दिया था? शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। कहा जाता है कि इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कारण था। फिर दोबारा आइए, फिर हम बात करते हैं 1656 में पुनः बीजापुर पर आक्रमण। पुनः बीजापुर पर आक्रमण। अब मैम यहाँ पे क्या कारण था? वहां पे तो चलो संधि फॉलो नहीं हो रही थी, यहां पर भी कारण है बेटा। और यहाँ पे क्या कारण है कि यहाँ पे हो चुकी है आदिल शाह की डेथ। आदिल शाह की डेथ हो जाती है और आदिल शाह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यहाँ पर शासिका बनती है और एक बच्चे को यहाँ पे, जो कि आदिल शाह का बच्चा, वो बताती है, और दरअसल में वो आदिल शाह का बच्चा ही नहीं होता और खुद यहाँ पे शासिका बन जाती है। अगले ही पेज पे लिखती हूं, मैं कहानी सुनाऊंगी, एक बार लिख दूं, उसके बाद मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी कि आखिर कारण क्या था। तो आदिल शाह की मृत्यु होती है, शासिका बनती है बेगम बड़ी साहिबा, ये इसकी वाइफ का नाम है शासिका। फिर यहाँ पे बनती है बेगम बड़ी साहिबा। और ये जो बेगम बड़ी साहिबा है, ये क्या करती है? एक बच्चे को गद्दी पर बिठा देती है और कहती है कि ये आदिल शाह का पुत्र है। ठीक है, गद्दी पर बिठा देती है और बैठाकर खुद उसकी संरक्षिका बनकर शासन करने लगती है। और बीजापुर के साथ जो संधि हुई थी उसको भी ये यहाँ पर नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पे जो संधि हुई थी वो क्या हुई थी कि भैया टैक्स वगैरह आप टाइम टू टाइम यहाँ पे भेज दोगे। तो ये जब शासिका बनती है तो पता चलता है शाहजहां को कि ना तो ये टैक्स भेज रही है और ये जो बच्चा आदिल शाह का बता रही है, ये बच्चा आदिल शाह का है ही नहीं। तो कहा जाता है सबसे पहले इस बच्चे को हटाया गया। और आपका जो बीजापुर है, ये कहाँ की शासिका है? बीजापुर की। जब इसने संधि का उल्लंघन किया इसने भी, तभी तो यहाँ अटैक हुआ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे इस पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना कि आपको यहाँ पर अब 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा, जो युद्ध में खर्चा हुआ है उसका। और उसके अलावा बीजापुर पे ऐसी थोड़ी दे दिया था इसने, अटैक किया गया था बीजापुर पे और अटैक करके यहाँ पे जीता बीदर का किला। बीदर का किला जीता और कल्याणी का किला जीता। कल्याणी का किला जीता। और ये किसने जीता? मुगलों ने। और किसने मदद की थी? मीर जुमला की मदद से। मीर जुमला की मदद से। एक बार मैं रिपीट करती हूं सारे अटैक विस्तार। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया साम्राज्य विस्तार में कि इन्होंने सबसे पहले अहमदनगर को जीता। अहमदनगर को जब जीता तो मैं आपको बता दूं यहाँ का सुल्तान हुआ करता था हुसैन शाह। हुसैन शाह को कैद करके ग्वालियर के किले में डाल दिया और फतेह कहां, जिस समय ये आपका इन्होंने अभियान किया था अहमदनगर पे, यहाँ पे अहमदनगर में मुगल सेना नायक था। फिर 1636 में इन्होंने गोलकुंडा अभियान किया। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया और सारी शर्तों को मान लिया। फिर 1636 में ही इन्होंने बीजापुर अभियान किया और यहाँ का शासक था मोहम्मद आदिल शाह। इसने कहा मैं भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं और जो भी तुम्हारी संधि है, जो भी तुम मुझसे चाहते हो वो मैं आपको दे देता हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ? सब जीत लिया, लेकिन गोलकुंडा पे इन्हें दोबारा अभियान करना पड़ा। मैम दोबारा क्यों? क्योंकि गोलकुंडा के शासक ने वादा किया था कि इतना टैक्स हम आपको हर साल भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे भेजा ही नहीं गया। यहाँ पे भेजा ही नहीं गया और जब नहीं भेजा गया तो यहाँ पे पुनः आक्रमण हुआ। तो यहाँ के शासक कुतुब शाह ने बताया कि मैं तो टैक्स देना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे एक व्यापारी है मीर जुमला, जो काफी शक्तिशाली हो चुका है, जिसके पास अपनी खुद की सेना है और वो यहाँ पे मुझे आपको टैक्स भेजने ही नहीं दे रहा। वो खुद ही इतना खुद वसूल कर लेता है सेना के माध्यम से कि मैं आपको दे ही नहीं पाता। तो शाहजहां इस मीर जुमला से निपटता है। फिर अब मीर जुमला डर जाता है क्योंकि ये हार जाता है, तो ये शाहजहां की अधीनता को स्वीकार कर लेता है कि मैं तो मुगलों के अधीन रहूंगा, आपसे मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, उसके बाद में बीजापुर पे आक्रमण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का शासक आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे इसकी जो वाइफ है बड़ी बेगम साहिबा, बेगम बड़ी साहिबा, ये एक बच्चे को बना देती है राजा और कहती है कि आदिल शाह का बेटा है और खुद संरक्षिका बन के शासन करने लगती है। और बीजापुर के साथ भी जो संधि हुई थी उसको तोड़ देती है कि मैं तो स्वतंत्र होकर शासन करूंगी, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगी। तो इस बीजापुर पे अटैक होता है और अटैक होता है तो बीदर का किला और कल्याणी का किला यहाँ पे मुगल सेना जीत लेती है।
और उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही ये पूरे आपके बीजापुर को जीतने वाले होते हैं तो तुरंत यहाँ पे शाहजहां कहता है संधि कर लो। तो संधि होती है और संधि में कहा जाता है कि आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना है और जो आपके पति के साथ जो भी संधि शर्तें तय हुई थी वो सब आपको फॉलो करनी है। तो ये था प्यारे बच्चे शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। अब बताओ यहां तक अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप बताओ, बताओ जल्दी से। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो मुझे ये बताओ। बताओ जल्दी से। आगे चलूं? आगे चलूं बेटा? क्लास 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। अभी ठीक है बेटा? अब ठीक है बेटा? अभी बताइए एक बार, अभी ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे शाहजहां के दरबारी कवि। शाहजहां के दरबारी कवि। शाहजहां के दरबारी कवि। ठीक है, पहला लिखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। इनकी बुक का नाम था पादशाह नामा। पादशाह नामा। ठीक है, फिर लिखिएगा इनायत खां या अमीन काजवानी। अमीन काजवानी। और इन्होंने बुक लिखी है शाहजहां नामा। शाहजहां नामा। उसके बाद लिखिएगा बेटा जी चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन। बुक क्या है? चार चमन। ये इनकी बुक है चार चमन। उसके बाद लिखिएगा इब्न हर किरण। यहीं लिख देती हूं इब्न हर किरण। रामायण का फारसी अनुवाद। रामायण का फारसी अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सुंदर दास। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा जी सुंदर दास। एक लिखिएगा सिंहासन बत्तीसी। ये इनकी रचना है सिंहासन बत्तीसी। और एक आप लिखेंगे यहां पर 12 मासा। 12 मासा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा आपका पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। गंगा लहरी। और बेटा जी गंगाधर। गंगा लहरी और गंगाधर। फिर लिखिएगा कविंद्र आचार्य सरस्वती। काशी के विद्वान को संरक्षण।
काशी के विद्वान को संरक्षण। ठीक है, काशी के विद्वान थे ये। फिर लिखिएगा संस्कृत, एक है आपके, एक मिनट, संस्कृत कवि जगन्नाथ, सॉरी, संस्कृत कवि जगन्नाथ, इनको दी थी महाकविराज की उपाधि, महाकविराज की उपाधि। एक उपाधि और दी थी, लिखिएगा लाल खां, इसको दी थी गुण समुद्र की उपाधि, गुण समुद्र की उपाधि। ठीक है, और एक लास्ट और लिखिएगा, गुण समुद्र की उपाधि एक लिखिएगा आपका अबुकालीन। ये सब शाहजहां के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये सब शाहजहां के दरबार में रहते थे। अब यहाँ पे हम प्यारे बच्चे बात करते हैं, तो आप देखोगे कि 1627 में क्या होता है, 1627 में, सॉरी 1627 कह रही हूं मैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या कहते हैं, लिखिएगा शाहजहां के बीमार पड़ने के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। क्या शुरू हो गया, आप कहोगे मैम उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। और कब हुआ शाहजहां बीमार, तो आप कहोगे कि मैम 1657 में बीमार हुआ था, 1657 में बीमार हुआ था ये। और उत्तराधिकार युद्ध अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया, दारा शिकोह को घोषित। ठीक है, दारा शिकोह को घोषित कर दिया, लेकिन ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी, औरंगजेब को, मुराद बख्श को। ठीक है, ये जो इसके चार भाई हैं, इनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे ही शाहजहां, बेटा जी आपको मैं बता दूं कि बीमार हुआ और शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया, तो आपको मैं बता दूं कि जो दारा शिकोह है, एक तो दारा शिकोह का नाम लिखना, एक लिखना औरंगजेब का, और एक लिखना आपका मुराद का या मुराद बख्श का। तो दारा शिकोह का साथ कौन देगा, जहां आरा। उसके बाद औरंगजेब का रोशन आरा, और मुराद बख्श का साथ देगी गोहन आरा। और जैसे ही शाहजहां की तबीयत का पता चलता है, तो आपको मैं ये एक और बार बता देना चाहूंगी कि जैसे ही शाहजहां की तबीयत खराब होने का पता चलता है, तो इसके दो पुत्र हैं, जिनमें से एक आपका बंगाल में है शाह सूजा, बंगाल में शाह सूजा। ठीक है, और गुजरात में कौन है, मुराद बख्श, मुराद बख्श। ये दोनों क्या कर देते हैं, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र शासक घोषित। और औरंगजेब कहां पर है मैम, औरंगजेब है दक्षिण में,
दक्षिण में था औरंगजेब, और ये तीनों के तीनों बेटे निकल पड़ते हैं आगरा की तरफ। तीनों के तीनों कहां निकल पड़ते हैं? आगरा की तरफ। चंचल ताजमहल अभी नहीं बताएंगे, मैंने बताया आपको स्थापत्य कला एक अलग से बताऊंगी मैं मुगलों का, आप वेट करो थोड़ा सा। तीनों के तीनों कहां निकल पड़ते हैं मैम? तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं यहाँ पे अपना आपस में कि भैया मैं राजा बनूंगा कि मैं राजा बनूंगा। बेटा एक बार बताना जल्दी से, क्लास चल रही है या नहीं चल रही? जल्दी से बताइए, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से, प्लीज एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से, मुझे बताइए एक बार। बताइए जल्दी से एक बार। चल रही है, चलो। तो दक्षिण में कौन है? औरंगजेब। अब बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे चल पड़ेंगे आगरा की तरफ और अपनी पूरी सेना लेके आगरा की तरफ चलेंगे। अब शाहजहां तो समझ जाता है कि अब यहां युद्ध होगा, और शाहजहां जैसे ही समझता है कि युद्ध होगा तो शाहजहां बहुत कोशिश करता है कि ये युद्ध रुक जाए, अपने बेटों को समझाता है, लेटर लिखता है, लेकिन बेटे बेटे क्या मानने वाले थे? बेटे तो बिल्कुल मानने वाले नहीं थे, वो तो गद्दी के लिए यहां पर लड़ेंगे। अब इस बीच में सबसे पहले होता है, लिखिएगा, बहादुरपुर। बहादुरपुर भी कहते हैं इसको, या कहते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है। और मैं आपको बताती हूं कि ये सबसे पहले किस किस के बीच में होगा। ये होता है 24 फरवरी 1658 को। 24 फरवरी 1658, और ये होता है बेटा जी बनारस के पास। कहां होगा ये युद्ध? बनारस के पास। बनारस के पास। अब बात करते हैं किस किस के बीच, तो देखिएगा, एक तरफ होता है शाह शुजा और दूसरी तरफ होता है सुलेमान शिकोह। और ये कौन है सुलेमान शिकोह? दारा शिकोह का बेटा है। अब मैं दारा लिखूंगी, केवल दारा का बेटा। दारा मतलब दारा शिकोह का बेटा, और इसमें शाह शुजा की हार हो जाती है। शाह शुजा की हार होती है। फिर प्यारे बच्चे आपका होता है यहाँ पर धर्मत का युद्ध, और यहां चलता है औरंगजेब कूटनीति, धर्मत का युद्ध। और ये है 15 अप्रैल 1658। 15 अप्रैल 1658, और ये कहां होता है? तो उज्जैन के पास, धर्मत नामक स्थान पर। उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर। धर्मत नामक स्थान पर। अब देखो यहां पे क्या होगा। अभी तक औरंगजेब ने खुद को शासक घोषित नहीं किया है, और बस केवल कह रहा है कि मैं तो अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। तो जब ये धर्मत का युद्ध होता है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब यहाँ पे कूटनीति का सहारा लेता है। देखो औरंगजेब कहां पर है? साउथ में, दक्षिण में बैठा हुआ है औरंगजेब, ठीक है, दक्षिण में बैठा है औरंगजेब। और आपका इसको औरंगजेब किसको लेटर लिखता है? मुराद को। और मुराद से कहता है कि भैया सुनो, मैं तो चाहता हूं राजा तुम बन जाओ, क्योंकि दारा शिकोह तो एक हिंदू है, वो तो हिंदू उपनिषद लिखता है, हिंदुओं के बारे में बात करता है। मैं नहीं चाहता कि वो राजा बने, अगर हम सब में कोई काबिल है राजा बनने के तो वो तुम ही हो भैया। मुराद बख्श खुश हो जाता है, अच्छा कि तुम नहीं बनना चाहते राजा, बता दियो मुझे पहले ही, फिर तू बाद में करे कि ना ना मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो बस तुम्हारे राजा बनने के बाद जो तुम्हें अधिकार मुझे दोगे मैं उनको ले लूंगा, और हमारा एक और भाई है उसको भी दे देंगे, उसके साथ भी समझौता कर लेंगे। मुराद खुश हो जाता है, चल भाई ठीक है फिर मैं तेरा साथ दूंगा। तो जब यहाँ पे धर्मत का युद्ध हुआ है तो मुराद और औरंगजेब के बीच समझौता हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बता दूं धर्मत का युद्ध किस किस के बीच, तो आप लिखोगे कि मैम एक तरफ तो है औरंगजेब और इसके साथ में है मुराद बख्श, ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों के बीच संधि हो चुकी है, किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ में यहाँ पे दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे हैं जसवंत सिंह जी।
जसवंत सिंह जी, और इनका सहयोग देने के लिए एक व्यक्ति है इनके साथ में कासिम खां। अब ये क्या करता है औरंगजेब, इस कासिम खां को भी बोलता है भैया तू हिंदुओं की तरफ से लड़ेगा क्या? कासिम खां कहता है पागल वागल हो गए हो क्या, मैं तो बेटा एक बार बताना कहाँ से आवाज नहीं आई थी, फिर मैं रिपीट करूंगी। बेटा एक बार बताना जल्दी, कहाँ से आवाज नहीं आई है, मैं रिपीट करूंगी। सॉरी बच्चों, बैटरी डाउन हो गई थी माइक की, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बताइए आवाज कहाँ से नहीं आई है, वहीं से मैं बताऊंगी फिर आपको। बताइए जल्दी से बेटा एक बार, कहाँ से बताइए, कहाँ से समझाना है। बताइए बेटा जी कहाँ से आवाज नहीं आ रही है, एक बार लिख दीजिए कहाँ से बेटा, कौन से टॉपिक से। धर्मट के युद्ध से नहीं आ रही। देखो मैं आपको बता देती हूं कि सबसे पहले युद्ध होता है बहादुरगढ़ का, और जब ये युद्ध होता है तो आपको मैं बता दूं 24 फरवरी 1658 को बनारस के पास शाह सूजा जो कि और आपका सुलेमान सुलेमान इन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। सुलेमान शिको जो है वो दारा शिको का बेटा है, इसमें शाह शुजा की हार होती है। फिर होता है धर्मत का युद्ध, और जब धर्मत का युद्ध होता है बेटा तो मैं आपको ये बता दूं कि जो धर्मत का युद्ध है इसमें आपका औरंगजेब जो कि दक्षिण में बैठा हुआ था, ये मुराद बख्श से हाथ मिला लेता है और मुराद बख्श को कहता है कि भैया
अगर हम सब में किसी में काबिलियत है राजा बनने की तो वो तुम में है, क्योंकि दारा तो हिंदू हो चुका है, दारा को तो राजा बनने का हक ही नहीं है। मुराद खुश हो जाता है, कहता तुझे नहीं बनना राजा, कि नहीं मुझे नहीं बनना, कि भाई बता दे अभी, फिर बाद में तू ड्रामे करे कि नहीं भैया तुम राजा बनो और तुम राजा बन के मुझे जो कुछ दोगे मुझे मंजूर हो जाएगा। तो इस तरीके से औरंगजेब ने मुराद बख्श को अपने फेवर में कर लिया और ये मुराद बख्श और औरंगजेब यहां पर मिल गए। अब इनके खिलाफ लड़ने वाले थे जसवंत सिंह जी और कासिम खां। तो इस कासिम खां को भी औरंगजेब ने अपनी तरफ कर लिया कि तू भैया हिंदुओं की तरफ से लड़ रहा है। तो ये बोलने लगा कि नहीं नहीं मैं तो दारा की तरफ से लड़ रहा हूं, तो दारा भी तो हिंदू है। उपनिषद लिखता है, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर चुका है, वो भी तो हिंदू है। तो यहाँ पे कासिम खां ने जसवंत सिंह जी को फिर सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से यहां पर हार हो गई जसवंत सिंह जी की, कासिम खां की वजह से, क्योंकि जो सहयोग इसको मिलना चाहिए था जसवंत सिंह जी को वो यहां पे नहीं मिला। और उसके बाद में फिर आगे होता है बेटा जी सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध वो युद्ध है जो आगरा के निकट होता है और इस युद्ध में पहली बार औरंगजेब अपना राज्याभिषेक भी करवाता है, क्योंकि जब यहाँ पे ये युद्ध होता है तो दारा शिकोह की हार होती है, औरंगजेब और मुराद जो कि एक साथ हैं इनकी जीत होती है। और जैसे ही औरंगजेब की जीत होती है तुरंत आगरा पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है और अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुसम्मन बुर्ज, जिसे हम शाह बुर्ज कहते हैं, यहाँ पे कैद कर लेता है और यहीं पे शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। तो 8 साल कैद रखा इसने शाहजहां को। कितने वर्ष कैद रहा शाहजहां? 8 वर्ष कैद रखा अपने ही पिता को। 8 वर्ष इसने कैद रखा। तो ये था आपका सामूगढ़ का युद्ध। और अब लास्ट युद्ध होगा, ठीक है, अब लास्ट युद्ध होगा। 1 मिनट में इसको ऊपर कर देती हूं। लिखिएगा आपका युद्ध यहाँ पे खजुआ का युद्ध और लिखना एक युद्ध करा देती हूं, बाकी दारा शिकोह के बारे में कल लिखवाऊंगी। खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध होगा। और ये जो खजुआ का युद्ध हुआ ये हुआ था इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास 5 जनवरी 1659। किस किस के बीच हुआ? तो भैया एक भाई और है औरंगजेब और इसके खिलाफ है अब यहाँ पे शाह शुजा। शाह शुजा की हार हुई और जैसे ही हार हुई तो ये यहां से भाग गया, अराकान भाग गया। अराकान कहां पड़ता है? बर्मा में। अराकान भाग गया जहां इसकी मृत्यु हुई, जहां इसकी मृत्यु, ठीक है। और अब लास्ट युद्ध बेटा जी, लास्ट युद्ध, लास्ट युद्ध कौन सा है आपका? आप कहोगे मैम देवराई का युद्ध, अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट लास्ट है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध किस किस के बीच होता है? अप्रैल 1659, ठीक है, अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट लास्ट युद्ध है ये, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। दारा शिकोह की हार होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध में जीत जाता है और इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करके दारा शिकोह की हत्या करवा देता है। दारा शिकोह की हत्या हो जाती है, औरंगजेब इसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है क्योंकि भाई ये गद्दी पर बैठ चुका है और यही इसकी हत्या करवाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मुझे ये बताओ कि दारा शिकोह के बारे में अभी लिखवाऊं या कल लिखवाऊं? ठीक है, जल्दी से बता दो, क्योंकि दारा शिकोह और जहां आरा के बारे में थोड़ा सा कि शाहजहां और जहां आरा के बारे में भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें की जाती हैं
और कल मैं आपको शुरू करूंगी औरंगजेब। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके यहाँ पर युद्ध हुए हैं। एक बार एक क्विक रिवीजन ले लो यहाँ पर। शाहजहां का फैमिली ट्री, इसका जन्म, बचपन का नाम, माता पिता पत्नी, ठीक है। 7 बच्चे जिंदा थे, 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया किस तरह ये शासक बना था। फिर मैंने आपको बताया कि इसके समय पर पहला विद्रोह करने वाला था बुंदेलखंड का विद्रोह। ठीक है बच्चे, कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बुंदेलखंड में किस तरीके से दमन हुआ बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अफगान सरदार खाने जहां ने जो विद्रोह किया था वो कैसे। फिर पुर्तगाली विद्रोह को कैसे दबाया, सिख विद्रोह के कारण क्या थे और इसके लिए कौन कौन से युद्ध हुए। साम्राज्य विस्तार में पहला अहमदनगर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया कि शाहजहां के दरबारी कवि कौन कौन थे। फिर मैंने आपको बताया कि शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बाद में इसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध आपका हुआ। फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद सामूगढ़, उसके बाद खजुआ और उसके बाद देवराई का युद्ध हुआ। कल दारा शिकोह के बारे में लिखवा कर कल ही मैं शुरू करूंगी आपका जो है 1 बजे तक नहीं चलेगी नवीन कुमार। क्लास कम से कम 1.5 घंटे चलेगी क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है आपका। ठीक है, अब आपको अगर नवीन सर की क्लास लेनी होती है तो मेरी क्लास फिर आधा घंटे की आप बाद में ले लो या फिर सर की आधा घंटे की बाद में ले लो। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मुझे भी तो सिलेबस कराना है, आप मेरी भी तो बात समझो। मुझे मिडाइवल हिस्ट्री इस वीक खत्म करनी है और उसके बाद नेक्स्ट वीक से मुझे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना है। तो आप मेरी भी बात समझिए। कल मैं इसके बारे में लिखवा दूंगी थोड़ा सा। मैम PYQ बहुत मस्त बन रहे हैं, फ्रेशर हूं, बहुत बढ़िया बेटा। 1 बजे मैं आपको फ्री नहीं कर पाऊंगी, माफी चाहूंगी इसके लिए आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।